The Hello friends, how are you? Good morning friends. Welcome to my YouTube channel Civil IQ. हम अब सॉइल मैकेनिक्स के फ्रेंड्स सॉइल मैकेनिक्स के हम क्वेश्चन देखेंगे 91 से लेके 100 तक। ओके, और हम पूरी कोशिश करने का ट्राई करेंगे कि अच्छे से तुमको पता चले, अच्छे से उसका सॉल्यूशन मिले और आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो मेरे सॉल्यूशन से। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 91 to 100। फर्स्ट क्वेश्चन 91, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ soil is directly proportional to the void ratio, directly proportional to the compression index, inversely proportional to the compression index, then none of above। फ्रेंड्स, तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट का इक्वेशन और फाइनल अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट वो दोनों एक ही चीज़ है। फाइनल में फ्रेंड्स आपको पता है कि इस तरह की ये रहता है, इस तरह का फाइनल सेटलमेंट, दैट मीन्स ये अल्टीमेट सेटलमेंट ही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है अल्टीमेट सेटलमेंट में इक्वेशन है डेल एच इज इक्वल टू सी सी यानी कि कॉम्प्रेशन इंडेक्स बाय 1 प्लस ई जीरो, 1 प्लस ई जीरो मीन्स इनिशियल वॉइड रेशियो, देन इंटू एच जीरो लॉग 10 इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, देन इफेक्टिव स्ट्रेस बाय इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, इनिशियल फाइनल बाय फाइनल। ओके, तो ये सी सी कॉम्प्रेशन इंडेक्स, आपको सभी कंपोनेंट के बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ सॉइल, वो इक्वेशन देख लेना है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो नहीं फ्रेंड्स, ये तो इन्वर्सली रहता है, तो ये गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स, तो ये सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स, नो, ये डायरेक्टली रहता है, ये भी गलत है। देन नन ऑफ अबोव, तो ये, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 91 में बी। जैसे कि ये कंप्रेशन इंडेक्स सी सी, इसे बोलते हैं। वॉइड रेशियो ई जीरो ये है इनिशियल वॉइड रेशियो, ये तो इन्वर्सली है। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन थे जो हमने नेग्लेक्ट करके भी देख लिए। तो 91 राइट आंसर इज बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, a normally consolidated clay settlement 10 mm when effective stress was increased to 100 kilonewton per meter square to 200 kilonewton per meter square. If the effective stress is further increased from 200 to kilonewton per meter square to 400 kilonewton per meter square, then settlement of same clay is। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ दोनों इक्वेशन को हम देख लेंगे और दोनों इक्वेशन को हम साथ में रख के ही उसका सॉल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस है, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, देन इनिशियल वॉइड रेशियो एंड सी जीरो इज कॉम्प्रेशन इंडेक्स। तो जैसे कि हमने रखा था डेल एच का हमने इक्वेशन रखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इक्वेशन तो कुछ इस तरह से, एच इज इक्वल टू सी सी प्लस 1 प्लस जीरो इंटू एच जीरो इंटू लॉग 10 इफेक्टिव टू ऊपर फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, इस तरह से इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन में एस जीरो हम यहाँ पे नीचे ला देते और इसका इक्वेशन देते, तो सी सी प्लस 1 प्लस ई लॉग 10 200 से लेके 100 तक का वेरी कर रहा है हमारे पहले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में 400 से लेके 200 तक का वेरी कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है यानी कि जो हाइट है वो 10 mm जितनी सेटलमेंट हो रही है, तो वो हमने फाइंड कर दी, और दूसरे में हमें फाइंड करनी है कि कितना सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में ये दोनों कॉमन है तो ये निकल जाएगा। अब ये भी निकल जाएगा, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू रहेगा, और यहाँ पे log 10 और log 10, यहाँ पे log 2 log 10 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी log 10 स्क्वायर रहेगा, तो दोनों निकल जाएंगे, तो 10 mm हमारा आंसर बचेगा। ओके,
राइट आंसर इज 10 mm फॉर क्वेश्चन नंबर 92. राइट आंसर ए इज अ 10 mm. ओके, देन नेक्स्ट. कोर्स ग्रेनेड सॉइल आर द बेस्ट कंपैक्टेड बाय. कोर्स ग्रेनेड सॉइल को बेस्ट कॉम्पैक्टेड हम कौन से मशीनरी से कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट से कर सकते हैं? तो ड्रम रोलर से, रबर टायर रोलर से, या सीप फुट रोलर से, या वाइब्रेटरी रोलर से. तो फ्रेंड्स, मैंने नीचे लिखा है कि कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ कौन सी टाइप की सॉइल को कॉम्पैक्टेड करने में होता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रम रोलर है हमारा ऑप्शन ए, वो होता है लैंड फिलिंग के लिए. ओके, देन बी है रबर टायर और न्यूमेटिक टायर. उसका यूज़ हम बोथ फाइन एंड कोर्स दोनों के लिए करते हैं. उसके बाद शिप फुट रोलर है, वो हमारा फाइन ग्रेनेड सॉइल के लिए होता है, और वाइब्रेटरी रोलर है हमारा कोर्स ग्रेनेड सॉइल के लिए होता है. यहाँ पे हमको कौन सी सॉइल के लिए बोला है? तो हमें बोला है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए. तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमें बोला है, तो उसमें हमारा आंसर आएगा डी, वाइब्रेटरी रोलर. कोर्स ग्रेन सॉइल है. अगर शिप फुट रोलर, यहाँ पे हमको यहाँ पे समझो फाइन के लिए ये है, कोर्स के लिए ये है, ये दोनों के लिए रबर टायर दोनों के लिए है, यानी बोथ के लिए है, और ये हमारा ड्रम रोलर है, ये सॉइल को सेटल करने के लिए है. ओके, तो राइट आंसर इज 93 में डी इज द राइट आंसर, डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. विथ इंक्रीज in the amount of compaction energy, what is phenomena do here? क्या होता है? तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इंक्रीज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज. ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज. यस, देन बोथ optimum water content and maximum dry density both increase, both optimum water content and maximum dry density decrease. तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये कॉम्प्लेक्सिंग एनर्जी का कर्व हम बनाएंगे, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे. उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये वाटर कंटेंट हम जब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट हम बढ़ाएंगे कि हम कम करेंगे, तो उसमें डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी. तो चलो हम देखते हैं, पहले ग्राफ देखते. और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ग्राफ नहीं बनाया, मैंने ग्राफ में नेक्स्ट में यहाँ पे ग्राफ, ओहो ये रहा ग्राफ है. अब इसमें ये दोनों सेम ही ग्राफ है, ये 95 के लिए यही यूज़ होगा. जब भी हमारा वाटर कंटेंट कम रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर कंटेंट कम रहेगा, और देन वाटर कंटेंट इज डिक्रीज, देन डेंसिटी हमारी यहाँ पे फ्रेंड्स पिक पॉइंट पे रहेगी, और वाटर कंटेंट हमारा ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी हमारी यहाँ पे कम रहेगी, और वाटर कंटेंट हमारा ज़्यादा रहेगा तब. और इस टाइप का हमारा ग्राफ रहेगा, और ये इस टाइप से हमारी जीरो वर्ल्ड लाइन्स मिलेगी. तो डेट मीन्स फ्रेंड्स 95 में, सॉरी मैं ग्राफ रखना भूल गया हूँ, बहुत ही बड़ी गलती हो गई है मेरे से ग्राफ रखना भूल जाने की. तो यहाँ पे 95 क्वेश्चन नंबर में हमारा आंसर आएगा, 94 में फ्रेंड हमारा आंसर आएगा बी, लाइक दैट. हाँ, बी, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज बट डेंसिटी इज इंक्रीज. ओके, उस टाइप से उसका ग्राफ रहता है, और हम जब वाटर कंटेंट कम करते तो हमारी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ड्राई डेंसिटी. ओके, और वाटर की डेंसिटी का इक्वेशन, उसका जो यूनिट रहता है kg पर मीटर क्यूब, इस टाइप से उसका यूनिट रहता है. देन क्वेश्चन नंबर 95. द ड्राई डेंसिटी अप टू विच एनी सॉइल कैन बी कंपैक्टेड डिपेंड ऑन मॉइस्चर कंटेंट ओनली. ड्राई डेंसिटी किस पे डिपेंड होती है, उसकी कॉम्पैक्शन किस पे डिपेंड होता है, मॉइस्चर कंटेंट पे होता है, या अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी ओनली होता है, या दोनों पे होता है. तो फ्रेंड्स हमने जैसे कि देखा कि जो ग्राफ बना था, वो ग्राफ में मॉइस्चर कंटेंट था, यहाँ पे वाटर कंटेंट, दैट मीन्स वो मॉइस्चर कंटेंट, और अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी हम कितनी देते उस पर भी डिपेंड था. तो ये दोनों पे डिपेंड रहता है फ्रेंड्स. ओके, तो यहाँ पे आंसर 95 में हमारा आंसर आएगा सी. सी इज अ राइट आंसर.
देन नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी gamma d, परसेंटेज एयर वॉइड Na, देन वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी Z। अब उसमें इक्वेशन कौन सा रहता है? तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1 माइनस Na इंटू जी गेमा W इंटू अपॉन 1 प्लस WG। तो ये 96 में फ्रेंड्स हमारा C आएगा। 96 में हमारा C इज अ राइट आंसर फॉर 96। देन नेक्स्ट, अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स 97 में कि फॉर अ बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेनेड सॉइल एंड कोर्स ग्रेनेड सॉइल आर कॉम्पैक्टेड। पहले फाइन ग्रेनेड सॉइल एंड दूसरे कोर्स ग्रेनेड सॉइल आर कॉम्पैक्टेड रिस्पेक्टिवली विच dry of OMC and weight of OMC, weight of OMC and dry of OMC, then weight of OMC and weight of OMC, then dry of OMC and dry of OMC। यानी यहाँ OMC का फुल फॉर्म आपको पहले याद आना चाहिए कि OMC दैट मीन्स ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब फ्रेंड्स ये एक बात आपको फिक्स रखनी है, जब भी तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें एज्यूम करना है तो दो ऑप्शन तो तुम्हारे यहाँ पे निकल ही जाएगी, क्योंकि ग्राफ की बात आती है ना तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। दैट मीन्स अगर वेट OMC होता है तो फिर ड्राई OMC ही उसके आंसर में आता है, अगर ये ड्राई होता है तो वेट आता है, ये दोनों ही आंसर में रहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, पहले क्या होता है, वेट OMC यहाँ से अंदर की ओर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अंदर की ओर आते हैं। यहाँ पे क्या है, ये फाइन सैंड है, ये फाइन है और ये हमारी कोर्स है। ओके, तो कोर्स वाले होते वो वेट होते और फाइन वाले होते वो ड्राई होते। तो आपको ऑप्शन में देखना है, और ये हमारा ग्राफ किसके वर्सेस किसका होगा, तो ड्राई यूनिट वेट के वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट का होगा। जब भी हमारा ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा रहेगा तब मॉइस्चर कंटेंट हमारा कम रहेगा, और मॉइस्चर कंटेंट हमारा ज़्यादा रहेगा तब ड्राई यूनिट हमारा कम रहेगा। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर बी। बी इज अ राइट आंसर, वेट ऑफ OMC एंड ड्राई ऑफ OMC। पहले वेट फॉर फाइन ग्रेनेड के लिए वेट पोर्शन आएगा और कोर्स ग्रेनेड के लिए ड्राई पोर्शन आएगा, क्योंकि वो कोर्स से यानी कि ड्राई से को वेट में अंदर आता है। और बेटर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी फ्रेंड्स, जो हमारी फाइन ग्रेनेड होती है ना उसमें ज़्यादा वेट रहता है, और उसके कारण क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ में बदलाव नहीं आता, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बेटर रहती है फाइन में। और फाइन सॉइल जो वेट रहती है उसके कारण उसका सेटलमेंट भी बढ़िया होता है। और हमारी जो कोर्स ग्रेनेड सॉइल होती है वो ड्राई रहती है, उसे ड्राई रखो या वेट रखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो वॉइड रेशियो होता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेनेड सॉइल में। फाइन ग्रेनेड में वॉइड रेशियो ज़्यादा रहता है, और इसमें जो कोर्स ग्रेनेड सॉइल है उसमें वॉइड रेशियो कम रहता है, इसलिए उसका सेटलमेंट भी कम रहेगा। और इसलिए हम उसमें उसको ड्राई रखो या वेट रखो